नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आवासीय मुद्दे पर जो आवासीय से व्यावसायिक होने जा रहा है। दरअसल होने जा रहा हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि सरकार के आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी आवासीय जो बस्तियां हैं, जो आवासीय कैंपस है रेसिडेंशियल, वहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ तो आमतौर से होती हैं, लेकिन अब बाकायदा शोरूम खुल रहे हैं, दुकानें निकल रही हैं, मार्केट निकल रहा है। इससे जो रेसिडेंशियल कॉलोनियाँ हैं उनकी शांति भंग हो रही है और वहाँ रहने वालों को असुविधा हो रही है। और इसके साथ साथ ये जो सरकार के प्रावधान है उनका भी उल्लंघन है। राजधानी भोपाल से किस्सा शुरू होता है। भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी में आता है अरेरा कॉलोनी, जहाँ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, सरकार को चलाने वाले हर छोटे बड़े का वास्ता है। और 1970 के आसपास ये कॉलोनी बनी थी। जब ये कॉलोनी बनी थी तब यहाँ खेत हुआ करते थे। जैसा आमतौर से हर विकास क्षेत्र में पहले वो खेत होता है या जंगल, बाद में वहाँ बस्तियाँ बसती है। तो अरेरा कॉलोनी भोपाल की बहुत प्रतिष्ठित कॉलोनियों में है और इसी को लेकर शुरुआत हुई है MP में रेसिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल। कल एक उसकी बड़ी बैठक हुई थी और उसमें भोपाल के सभी आवासीय कॉलोनी वालों को बुलाया गया था। लगभग 2 से ढाई घंटे चली इस बैठक में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हुई, लेकिन सबसे खास बात है कि इस मुद्दे पर अगर सरकार ने कानूनों का उल्लंघन किया या ऐसी कोई सुविधा दी जो व्यावसायिक गतिविधि चलाने वालों के पक्ष में होगी, तो रहवासी संघ या रहवासी लोग हाई कोर्ट जाएंगे। इस मुद्दे पर पहले भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, 2 न्यायमूर्तियों की बेंच के सामने। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि रिहायश या व्यापार ये कब तक चलेगा और कब तक रुकेगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है 3 विशेष मेहमान। भोपाल के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ भोपाल के हमारे प्रमुख विकास बोंदिया जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं में शुमार कमल राठी जी हमारे साथ हैं। राठी जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ ही करना चाहते हैं। अरेरा कॉलोनी एक संकेत के रूप में है। मध्य प्रदेश की सभी ऐसी कॉलोनियाँ जो रहवासी हैं, वहाँ की जो फ्रंट लाइन होती है, सड़क की तरफ की पट्टियाँ होती हैं, आवास होते हैं, वहाँ तो लोग दुकानें बनाते ही हैं, शोरूम बनाते हैं। लेकिन जब कॉलोनी के अंदर ये गतिविधियाँ होती है तो फिर कॉलोनी के भीतर रहने वालों का चैन खत्म हो जाता है, शांति खत्म होती है। और महंगे महंगे जो मकान या प्लॉट लेकर लोग घर बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं कि वो शांति से रह सकें। उनके अमन में खलल पैदा कर रही है व्यावसायिक गतिविधियाँ। आपकी राय? अरेरा कॉलोनी भोपाल से लेकर राजधानी की लगभग मुझे लगता है कि ऐसी 3-4 दर्जन कॉलोनियाँ होंगी जो रेसिडेंशियल तो है, लेकिन जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ इतनी हो गई है कि लोग अब उससे बेजार हो गए, परेशान हो गए। आपकी राय? बिल्कुल, आप देखेंगे अरेरा कॉलोनी का जब निर्मित हुई थी लगभग 65-70 के निर्मित हुई थी, और आज भी मैं कहता हूँ वो उस मॉडल की कॉलोनी हिंदुस्तान में बहुत चुनिंदा होंगी। ये बुश साहब की कल्पना थी और बुश साहब के रहते हुए जब तक वो जीवित थे, इस कॉलोनी को वो उनका अकेले के संरक्षण से पूरी कॉलोनी बची हुई थी। लेकिन उनके जाते से अतिक्रमण चालू हुआ, 10 नंबर पे गुमटियाँ रखाई, फिर धीरे धीरे मकानों पे अतिक्रमण चालू हो गया। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो जो नई कॉलोनी आ रही, यही सब डर से जो नई बसाहटें हो रही है वो या तो क्लोज कैंपस में हो रही है, फ्लैट नुमा हो रही है और अलग अलग ढंग से हो रही है। अब लेकिन फ्लैट में भी लोग व्यापारिक उपयोग करना चाहते हैं, तो सरकार नया नियम ला रही है, प्रस्तावित कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल भी हो, हॉरिजॉन्टल भी हो, और हर ढंग की अनुज्ञा होगी। उसमें 19 चीज़ें उन्होंने अलग कर दी। 19 चीज़ें ऐसे कसाई खाना नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि आदमी खरीद के ला के यहाँ बेचेगा तो उसके लिए तो मना नहीं है। पोल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं रहेगी, तो पोल्यूटेड इंडस्ट्री तो बहुत ही कम है। उन्होंने कहा है कि सब जो हॉस्पिटल जो ट्रांसमिशन, बीमारी का ट्रांसमिशन करते हैं वो नहीं रहेंगे, तो क्या हॉस्पिटल, बाकी हॉस्पिटल बीमारी का ट्रांसमिशन नहीं करते? तो जब आप ऐसी चीज़ देखते हैं तो कुछ चीज़ें छोड़ दी उनने, और बाकी सारी गतिविधि जो आप कल्पना कर सकते हो, जो कल्पना नहीं कर सकते हो, वो सबको आवासीय उपयोग में, और आवासीय पे अकेला हम फोकस ना करें, व्यवसायिक में भी किया है। इसके अलावा आप नदी तालाब वगैरह पे भी करा है। सिर्फ जंगल पे उन्होंने कहा जो जंगल के नियम होंगे, लेकिन जो इको सेंसिटिव जोन होता है उसके लिए कोई नियम नहीं बताया गए। जो तालाब का बफर होता है उसके लिए क्या होगा कुछ भी नहीं मालूम। तालाब में भी मतलब उन्होंने कहा तालाब में भी कुछ गतिविधियां छोड़कर बाकी सब अलाउ।
तो ये जो नियम बना रहे हैं, जब हम दूसरे प्रदेशों से कंपेयर करते हैं तो इतना ब्लैंकेट नियम, ब्लैंकेट बिल्कुल मतलब कुछ भी कर दिया, ऐसा नियम आज दिनांक तक मेरे हिसाब से किसी भी प्रदेश में लागू नहीं हुआ। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, आपको मदद करनी है, किसी को लाभ पहुंचाना है, या जैसा भी उनको उचित लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको हम कैसे तोड़ मरोड़ करके उस आदेश पे हम अमली जामा ऐसा पहना दें कि आदेश का असर भोपाल में ना हो। तो वो जो तरीका है उससे जो रहवासी परेशान होंगे, अल्टीमेटली परेशान एक चुनिंदा लोगों के पीछे बहुतायत के रहवासी परेशान होंगे। इसको सरकार ने नहीं देखा, क्योंकि सरकार के पास अप्रोच ही उनकी है, ये बहुतायत रहवासी एक होते नहीं, आवाज़ है नहीं, तो आवाज़ नहीं है तो सरकार को बड़ा आनंद आता है ऐसी चीज़ों में जहाँ जनता की आवाज़ ना हो तो मनमर्जी का काम कर लेंगे, क्योंकि ये सारे रसूखदारों के हैं, कोई मंत्री का है, कोई नेता का है, कोई छोटा नेता है, कोई बड़ा नेता है, कोई अधिकारी है, तो सभी ढंग के उस आड़ में चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कल एक बैठक रखी गई थी, तो उस बैठक में लगभग 15 से 20 रहवासी सोसाइटी के लोग भी आए थे। शाहपुरा, श्री राम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड की कुछ सोसाइटी थी, रचना नगर, गौतम नगर, कस्तूरबा नगर। चूँकि विषय पूरे मध्य प्रदेश का है, लेकिन भोपाल में बैठक थी तो भोपाल से लोग आए थे और लोगों का रिएक्शन था, लोग इससे नाखुश थे। लोग तो हॉस्टल खुलता है उससे भी नाखुश होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई मल्टी स्टोरी हो और एक फ्लैट में कोई बार रेस्टोरेंट खुल जाए तो ऊपर के मंजिल वालों का रहना कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सबने निवेदन किया है, सरकार को आपत्ति भी दे रहे हैं और सरकार से मीडिया के माध्यम से, आपत्ति के माध्यम से, सुझाव के माध्यम से निवेदन रखा जा रहा है कि सब ऐसी नियम ना बनाएं जिससे जनता का सुख चैन, जनता का फंडामेंटल राइट और जनता को राइट टू लाइफ जो है वो हानि पहुंचे। आपने ठीक कहा, अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी करना भी चाहते तो फिर पार्किंग कहाँ है। सवाल है कि जो स्थितियां बन रही वो ऐसी जैसे कि एक बीमारी होती है ना कि कोड़ में खाज हो गया या खाज में कोड़ हो गई है, तो वैसे भी जो ड्रेनेज सिस्टम है शहर का, जो नाली है वो वैसे भी गड़बड़ है। और सिंगल स्टोरी थे, फिर 1+2 हो गया, 1+3 को, यहाँ तक भी ठीक है। अब सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है, पानी की बात गड़बड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर मुश्किलों का अंबार है। ऊपर से ये जो व्यावसायिक गतिविधियों को लीगलाइज करने की जो कोशिश हो रही है ये और ख़तरनाक है। चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था कि महेश नीलकंठ बुच जो IAS ऑफिसर थे वो इसको पूरी तरह से एक तरह से संतुलन का काम करते थे, बचाते थे। उनकी आवाज़ अधिकारी भी सुनते थे क्योंकि उनकी इतनी धमक थी, बहुत रसूखदार IAS ऑफिसर रहे। अभी तो कई IAS है लेकिन बुश साहब जैसे लोग कम मिलेंगे। तो एक तरह से भोपाल को एक नए महेश नीलकंठ बुच की दरकार है। उनके दिवंगत होने के बाद उनकी पत्नी, वो भी चीफ सेक्रेटरी थी मध्य प्रदेश की, निर्मला बुच, उन्होंने कुछ दिन थोड़ा सा इसको संभालने की कोशिश की लेकिन वो भी अब दुनिया से चली गई, वो भी स्वर्गीय हो गई हैं। सीधी सी बात है, इसमें विकास जी की मामला ये कि पहले ही बेलगाम विकास हो रहा है। मैं कई बार कहता हूँ कि अनगाइडेड मिसाइलें हैं जो कहीं भी जाके फट जाती हैं। तो सोचिए कि किसी युद्ध में भी अगर आप जाएंगे तो अपनी फौज को मार देंगे। तो अभी अनगाइडेड जो डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें सरकार की गाइडलाइन अगर नागरिकों के खिलाफ है, व्यापारियों के पक्ष में है, तो फिर लोग रहेंगे कहाँ। रहवासी जो कॉलोनियाँ हैं, अगर आप उसको व्यावसायिक कर रहे हैं तो पहले व्यावसायिक होने लायक उसको बनाएं। फिर इस बात की बहुत सख्ती से बात हो कि अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो पार्किंग सबसे फर्स्ट है। फिर उसमें पार्किंग के साथ साथ जो नीचे तलघर बनता है उसका कमर्शियल उपयोग ना हो। अभी तो स्थिति ये है कि जो बाजार बने हुए हैं वहाँ जो मार्केट है उसके नीचे आप देखिए बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। कभी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो फिर दुर्घटनाओं में जान माल की भी क्षति होगी। आपकी राय? ये शुरुआत है, भोपाल के लोग बहुत कम एक्टिव होते हैं लेकिन अरे कॉलोनी, IAS, IPS और राजनेताओं का एक त्रिकोण है। अगर वहाँ से इसको रोकने की शुरुआत हुई तो मुझे लगता है कि कुछ नतीजे अच्छे भी आ सकते हैं। आपकी राय? ठीक बात कह रहे हैं राघवेंद्र भाई। हम लोग नगरीय विकास में जो पैमाने, जो मापदंड और जो नियमन होने चाहिए उसके अनुपालन में कमज़ोर हैं ही हैं। उसको बनाने में भी क्या कमज़ोर हैं ये सवाल उठता है, क्योंकि नियमन और व्यवहार दोनों एक साथ चलते हैं। जी।
मैं तो एक बात कहता हूं, हम जब भोपाल की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो एमपी नगर जो मिश्रित उपयोग के लिए बना था लेकिन पूर्ण व्यावसायिक उपयोग हो गया, जिसका समय के साथ में बदलाव आ गया। अब आज देखिए, आज आधा एमपी नगर का आधा फ्लोर एरिया खाली पड़ा है। उसका कारण क्या है? रेगुलेट केवल नियम ही नहीं करता, रेगुलेट जो ऑक्यूपायर आता है वो भी करता है अपने आप को। अब भाई उसे पार्किंग नहीं मिलेगी तो एमपी नगर में अपना ऑफिस दूसरे तीसरे माले पे भी क्यों बनाएगा, वो शोरूम क्यों बनाएगा? अब आप देखिए, कॉलोनियों में अगर किन्हीं ढंग से कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, और यकीनन जिन लोगों ने रहने के लिए वो जगह पसंद की थी आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 40 साल पहले, तो या आज भी अधिकार है। आज भी मान लो कोई ले रहा है, हाँ, तो वो आज भी तो उसको अधिकार है कि जिस तरह की उसने जगह चयनित की थी उसका माहौल वैसा ही बना रहे। लेकिन अब होता क्या है, लोग कमर्शियल एक्टिविटी चालू कर दे रहे हैं। मैं इसका देखिए सेल्फ रेगुलेटरी पॉइंट बता रहा हूं। जो नया जमाना है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का है, वो डोर डिलीवरी का है। 10 मिनट में आप बोलिए ग्रोसरी या जनरल आइटम आपके घर पहुंच जाते हैं। और मैं देख रहा हूं कि जो ये कंपनियां काम कर रही हैं, एक कंपनी है भोपाल में, उसके पास में 25 स्टोर हैं और हर स्टोर से लगभग उसकी डिलीवरी संख्या 2000 एवरेज है। मतलब समझिए आप, वो अपने 25 स्टोर से 25,000 डिलीवरी कर रही है। अब क्या कोई दुकानदार 30 फीट चौड़ी सड़क पे अपनी दुकान खोल लेगा और क्या वो चला लेगा? मुमकिन नहीं है। चीजें, लोगों को भी इस चीजों को समझना चाहिए और सरकार को तो इस मामले में समझना ही चाहिए। सरकार ने जो नियमन लाए हैं, परिक्षेत्र में उपयोग बढ़ाया है, मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस का एक फॉर्मूला सोच के निकाला गया होगा कि भाई हमें कम से कम रेस्ट्रिक्शन रखना है, जो बहुत गैर जरूरी चीजें आवासीय क्षेत्रों में वो ना हो। उसके बाद में हमें थोड़ा ओपननेस लेके आए और लोग अपने तरह से उपयोग कर सके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि जो एक्टिविटी हम 100 फीट चौड़ी रोड पे अलाउ कर सकते हैं, भले वो रेसिडेंशियल एरिया में कर रहे हो, वो हम उसकी 30 या 25 फीट चौड़ी सड़क पे भी वो अलाउ कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता। मैं खास इस मामले में एक सुझाव भी दे रहा हूं कि अगर आवासीय परिक्षेत्र में हम एक्टिविटीज को, यूजिंग एक्टिविटीज को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां पे ऑलरेडी भूखंड निर्मित हो चुके हैं, भूखंड से मतलब कि कॉलोनी बन गई है, वहां पे एक रेसिडेंशियल भूखंड उसे घोषित कर दिया गया है, तो उस रेसिडेंशियल भूखंड को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो एक भूमि विकास नियम 2012 में जो प्रावधान है 5-10% तक, बहुत हल्के किस्म का, जैसे आप कंसल्टेंसी चैम्बर बना सकते हैं, वकील अपना चैम्बर बना सकता है, कोई छोटा मोटा क्लिनिक बन सकता होगा, या बहुत छोटी सी ग्रोसरी की दुकान, उसको छोड़ के कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए परमिसिबल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हो गया भूखंड, वो रहा ही नहीं। अब आवासीय क्षेत्र, कॉलोनी बन गई, कॉलोनी एक बार बन गई और निर्धारण हो गया कि रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो उसका उपयोग तो हरदम वही रह सकता है। बड़ी सड़कों के ऊपर कुछ हम मिक्स लैंड यूज, देखिए दूसरी बात है, आखिर ये कमर्शियल एक्टिविटी रेसिडेंशियल एरियाज में घुस क्यों रही है, ये अतिक्रमण क्यों हो रहा है, ये भी हमें सोचना चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा कि कॉलोनी की 30 फीट सड़क के ऊपर कोई शोरूम खोलना चाह रहा हो, कोई दुकान बनाना चाह रहा हो? इसका मतलब है कि हमारे वो नियमन जिसमें हमने कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ की थी टोटल लैंड एरिया का, वो भी शायद कमतर है। अरे भाई, हम जो कमर्शियल कॉलोनी बनाना चाहता हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हो, उसको पहले इजाजत दे दो ना। आप तो शहर में कमर्शियल एक्टिविटी की जगह आप प्रचुर इतनी रख दीजिए कि कमर्शियल एक्टिविटी उन रहवासी क्षेत्रों में घुस ही नहीं पाए। एक बात इसमें है विकास जी, रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटी इसलिए घुस रही है क्योंकि प्रशासन की, नगर निगम की, टाउन एंड कंट्री प्लान की साठगांठ है, ये नेक्सस है, ये नेक्सस है। हाँ, इसलिए वो घुसने की हिमाकत कर रहे हैं। नियमों का जहां उल्लंघन है वो तो बहुत कड़ाई से उसे रोका ही जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो मामले में कोई भी पक्षधर नहीं हो सकता, अगर वो ना कड़ाई, सरकार, ना प्रशासन, ना रहवासी, अगर वो कड़ाई से हो
तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए कि अररिया कॉलोनी जैसे, देखिए मैं इसमें जो मैं लौटूंगा आपके पास मैं दूसरे बात दौर। इतनी से रख रहा था बस कि रेसिडेंशियल एक्टिविटी के क्षेत्रों के नजदीक ही मिक्स लैंड यूज या कमर्शियल एक्टिविटी के सेंटर्स भी होने चाहिए, ठीक बात है कि आप आवागमन कर सको। 5-10 मिनट 15 मिनट की मैं मान वॉकिंग गया, के मैं ऊपर आप वो अगले दौर में इस्तेमाल आपको हो मौका मिलेगा, लेकिन अगर उसका प्रावधान नहीं है तो क्या हम उल्लंघन करेंगे? ना, उल्लंघन का तो सवाल ही नहीं उठता। मर्जी से हम व्यवसाय क्योंकि गतिविधि- मैंने अगर रहवासी उपयोग के लिए मैं जगह ली लौटता है तो हूं- मैं कैसे उसको सहन लौटता हूं, करूंगा? लेकिन ये चूंकि हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है और सरकार वो खामोश गलत है, और उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार सेफ पैसेज दे रही है। ये कब दे रही है? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, लोग हाईकोर्ट भी जा रहे हैं, जन विरोध भी हो रहा है। इसके बावजूद सरकारें ऐसी हिम्मत कर रही हैं, इसका मतलब कि लैंड यूज चेंज किए बगैर आप कैसे कर सकते हो व्यावसायिक गतिविधि? ये जो अंधा काम चल रहा है ना, ब्लाइंड, जिससे कहते हैं यहाँ सब कुछ चोरों के हाथ में है। मैंने एक कॉलम लिखा था, उसमें कहा था कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, तो ये सब जगह गधे ही गधे हैं। बल्लभ भवन में जो जिसका काम है रोकने का, वो भी इसमें शामिल है। नगर निगम जिसको जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दे, वो इसमें शामिल है। राजनेता जो नियम बनाते हैं वो नियम तोड़ने में शामिल है। तो बहुत दिक्कत है। देवदत्त जी, आपकी राय, ये मामला बहुत संगीन है, लोगों की निजता पे भी हमला है। अगर हमने करोड़ रुपए का प्लॉट लिया है, वो रेसिडेंशियल है, और घर के सामने अगर दुकान खुल गई तो फिर हमारा वहाँ जीना हराम है। या तो हम उसको बेच के वहाँ से जाएं या फिर हम उसमें शामिल हो जाएं। ये दिक्कत है, आपकी राय? बिल्कुल, आपने ये आज जो मुद्दा उठाया, ये बहुत ऐसा गंभीर मुद्दा है जिससे बहुत कॉलोनियों में बहुत लोग परेशान हैं। ये जो सुनियोजित विकास जिसको कहते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देता, वो लंबी रणनीति नहीं बनती। क्योंकि आप देखेंगे जैसे शहर में ट्रैफिक ना घुसे तो बाईपास बनाए जाते बड़े बड़े शहरों में, और कुछ दिन में बाईपास के इस तरफ उस तरफ मकान बन जाते। जिस समस्या से बचने के लिए बाईपास बनाए, वहीं वो यदि पहले से निर्धारित हो जाए कि अभी बाईपास निकला, यहाँ आप मकान नहीं बनेंगे। ऐसी कॉलोनियों में आप जो मेन रोड से लगे हुए यदि मकान हैं, उनको यदि कॉमर्शियल पहले से घोषित कर दें तो अंदर नहीं घुसेंगे कॉमर्शियल वाले। अब बीच कॉलोनी में, बीच में जहाँ बच्चे खेलते, बुजुर्ग टहलते हैं, वहाँ जो व्यावसायिक गतिविधियों के जो वाहन, बड़े बड़े लोडिंग वाहन जी सब आते हैं, कितनी घटनाएं होती रहती, कितनी शांति का जो माहौल है। जिसने जब देखा था, सपना देखा होगा कि हम जैसे सायपुरा की के पहाड़ी की वादियों में हम लेंगे मकान, अब वहाँ बीच में सब जगह वही कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो लोग परेशान होते हैं। बहुत लंबी समस्या है, गंभीर समस्या है। थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे सांची का पार्लर हो गया, बुटीक हो गया, ये ब्यूटी पार्लर जो महिला ने, ये छोटे मोटे चलते हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल बना रहे, कंपनी कोई एजेंसी डाल रही, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत गंभीर है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, बिल्कुल, कि ये तकलीफ ना दें लोगों को। कुल मिला के मैं तो ये कहूँगा राठी जी, ये एक किस्म से प्रशासनिक गुंडागर्दी है। मैं बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रशासनिक गुंडागर्दी इसलिए कि आम आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, चौराहे जाम नहीं कर सकता, इसलिए आप उनकी घर के सामने कुछ भी करो, उनकी बस्तियों को बर्बाद कर दो। जब आवासीय है तो व्यवसाय कैसे हो रही है, और हो रही है तो उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? मैं अंत में एक चीज़ जोड़ूंगा इसमें कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन भोपाल के कलेक्टर भी रहे। उन्होंने जब चीफ सेक्रेटरी बने थे, वो तब कहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद भोपाल में रहूँगा। मुझे नहीं लगता कि वो भोपाल को ऐसा बना रहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ रह पाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से भोपाल की बर्बादी हो रही है और चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन खामोश हैं, इसका मतलब कि उन्होंने फैसला किया कि वो भोपाल में नहीं रहेंगे रिटायरमेंट के बाद, और इसके बाद वो दिल्ली या जहाँ भी वो रहना चाहे, जयपुर रहना चाहे, लेकिन कम से कम भोपाल में तो नहीं रहेंगे। इस चैनल के बहाने अगर वो ये सुन रहे हो कि उन्होंने कहा था कि मैं भोपाल में रहूँगा, तो हमारा ये कहना है कि आप भोपाल में रहने वाले नहीं हैं। रिटायरमेंट के बाद ये बात साबित भी हो जाएगी, क्योंकि जिस ढंग से दुर्गति हो रही शहर की और चीफ सेक्रेटरी जैसे अहदेदार खामोश है, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, जब अपन वोट मांगने की बात आती है तो हम बीजेपी खास कहती है कि सब डबल इंजन की सरकार, भोपाल में ट्रिपल इंजन की सरकार है। मोदी जी का चेहरा देख के लोग वोट देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी ने मॉडल बताया कि साहब आग से लोग मर जाते हैं, भवन गलत हो गए, फायर एनओसी के नियम बनाए जाएं। 2019 में उन्होंने कहा तुम्हें नहीं आता होगा, हम मॉडल बना के भेजते हैं। 2019 से मॉडल लॉस आ गए, डबल इंजन की सरकार। 2019 से 2026 कई लोग मर गए, लेकिन नियम नहीं बना पाए। लेकिन देखिए, ये अधिकारियों की हिमाकत है, ये अधिकारियों का नेक्सस है, या मंत्रियों का पल्ला भारी है
कि वो मोदी जी के बनाए नियम ही नहीं बना रहे, और जहां नहीं बनाना है वहां वो नियम तत्काल लेके आ गए, उन्हें टाइम ही नहीं लगा नियम बनाने में। उधर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 15 दिन बाद वो नियम ले आए। ऐसा नहीं हो बोले टूट जाए और हमारे मकान। इसका मतलब कि गठबंधन कितना तगड़ा है, इस बात का डर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है। ये है ढीठपना, ये है कोई काम करने के पीछे की वो दुस्साहस जो लोग कर रहे हैं। इसी पर हम विस्तार से बात करें कि आखिर विकास जी, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं इसी शहर में रहूंगा, क्या ये शहर उनके रहने लायक बचेगा जब वो रिटायरमेंट उनका हो जाएगा? अभी तो एक्सटेंशन पर है, और मुझे जब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ रहूंगा, हमने इस पर चर्चा की थी और कहा था कि उम्मीद है कि अब भोपाल में स्ट्रीट लाइट ठीक हो जाएंगी, ट्रैफिक सिग्नल ठीक हो जाएंगे, सफाई का मामला ठीक होगा, और यहाँ जो सिक्योरिटी में पुलिसिंग है, पुलिसिंग का जो सिस्टम है वो सुधरेगा। लेकिन अभी तक के हालात बताते हैं कि हर दिन हालत बद से बदतर हो रही है। और उसका एक नमूना ये है कि बल्लभ भवन जाने के पास जो एक पंच रहा है, चौराहा से भी नहीं पंच रहा, वो जो शर्मा पेट्रोल पंप के पास में, अभी तक वहाँ ये तय नहीं हो पाया कि उसकी रोटरी कैसी होगी। आप देखिए कि कितने एक्सपर्ट सरकार के पास होंगे, कितना सरकार ने पैसा खर्च किया होगा। वो जो एक तरह से फ्लाईओवर है, उसका एक तरह से वहाँ एग्जिट है, और उसका आप देखिए कि कभी छोटी रोटरी करते कभी बड़ी करते हैं। तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि टेक्निकली मध्य प्रदेश के जो ऑफिसर है वो उनका फेल्यूर है ये, और प्रशासनिक रूप से भी अधिकारियों का फेल्यूर है, और पॉलिटिकली तो ये फेल्यूर है, क्योंकि ना तो सांसद कुछ कह रहे हैं, ना विधायक कुछ कह रहे हैं, ना पार्षद कुछ कह रहे हैं, सब माल कमाने में काटने में लगे हैं। आपकी राय? राघवेंद्र भाई, वॉइस ऑफ भोपाल संस्था की तरफ से बैठा हूं तो इतना तो कहूंगा कि भोपाल फिर भी आज भी, मतलब सब कमियों के बावजूद भी आज भी बहुत सुखद जगह है। कहीं बाहर हम जाते हैं तो भोपाल हमें यकीनन वहां भी याद आता है। तो आप हाँ, जरूर, नहीं, ये बात जरूर है। आप उकसा रहे हैं जो भोपाल को बर्बाद कर रहे हैं उनको कि तुम्हारे नहीं, आपने जो आशा रखी है, तुम्हारे कर्मों में कमी है, इसको बर्बाद करिए ताकि ये आपने जो आशा रखी है रहने लायक ना बचे, वो बिल्कुल पूर्ण होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जब चीफ सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था, पहली दूसरी मीटिंग थी जिसमें मेट्रो रेलवे स्टेशंस के जो गड़बड़ियां हुई थी उसके ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी भी करी थी कि ऐसे कैसे शहर बनाया जा सकता है। कुछ हुआ क्या सुधार? सब सुधार होना ही चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। इसलिए तो हम लोग चर्चा में है ना कि आखिरकार आप नियमनों को तोड़ कैसे सकते हो। नए नियमन, संक्षेप में जल्दी से, नए नियमन तो ऐसे ही बनने चाहिए जिसमें सर्वथा चीजें तुष्टि हों। भोपाल का तालाब हमारी प्रमुख मतलब आधार है भोपाल का, उसके ऊपर बेहद ध्यान देना ही है। उसके बफर जोन हो, उसका सबमर्ज्ड एरिया हो, सुरक्षित रहना चाहिए। कमर्शियल एक्टिविटी, मैं फिर ये कहूँगा कि कमर्शियल एक्टिविटी के परसेंटेज को, एरिया परसेंटेज को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि रेसिडेंशियल एरिया में ये कोई अतिक्रमण ही ना हो। दूसरी बात राघवेंद्र भाई, आजकल आपने देखा होगा भोपाल शहर में जगह जगह फुटसेल कोर्ट बने हुए हैं। फुटबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने बच्चे प्राइवेट कोर्ट्स पे जा रहे हैं। मुझे बड़ा फेल्यूर लगता है। सामुदायिक दृष्टि से हम देखें तो हमारी सामुदायिक व्यवस्था का कि हम प्लेग्राउंड भी बच्चों को मुफ्त का नहीं दे पा रहे हैं। वो 800 रुपए, 1000 रुपए घंटे के प्लेग्राउंड को किराए पे लेके खेलने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, यही तो खास बात है। एक छोटे दिन जो भाई साहब ने कहा, तो माननीय उच्च न्यायालय ने 2006 या 7 में आदेश दिया था ओल्ड कैंपियन मैदान जनता के लिए खुला रहे, लेकिन सरकार ने उसका कब्जा नहीं छोड़ा, किराया लेती है और खिलवाती है। हमारा कहना यह है कि ये इतनी प्राइमरी चीज़ें हैं, प्राथमिक, अगर ये सरकार नहीं कर पा रही तो फिर सरकार में बैठे हुए आईएएस ऑफिसर्स, जीते हुए पार्षद, जीते हुए मेयर क्या रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, सांसद क्या कर रहे हैं? किसी एक विधायक, सांसद ने या कांग्रेस प्रतिपक्ष ने कभी किसी चौराहे पर इस बात की डिमांड की, कहीं सरकार के सामने प्रदर्शन किया कि भोपाल की बदहाली दूर करने की जाए? लेकिन देवदत्त जी, तमाम कोशिशों के बावजूद भोपाल शहर रहने लायक है, लेकिन हमें लगता है कि ये रहने लायक ना रहे, इसकी कोशिशें सरकार के स्तर पर भी हो रही है। रियल एस्टेट के जो लोग हैं वो भी इसको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बेलगाम डेवलपमेंट वो अपने मन से कर रहे हैं। जब कोई नियम ही नहीं है तो उनका कि जो नियम नहीं है तो फिर जो हमारा नियम चलेगा। तो रेसिडेंशियल कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं भोपाल के पास, क्योंकि मास्टर प्लान नहीं है। तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। आपकी छोटी सी राय?
बिल्कुल, झीलों की नगरी और जिस तरह से भोपाल की प्रकृति ने जैसी व्यवस्था की थी कि बहुत अच्छा सुंदर शहर है, यदि हम ही इसको बिगाड़ेंगे तो फिर प्रकृति भी हमें कहाँ माफ करेगी। मुझे लगता है कि प्रकृति से डर कौन रहा है? तो प्रकृति से कोई नहीं डर रहा, कानून से कोई नहीं डर रहा। जो लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत खराब स्थिति हो सकती है, क्योंकि भोपाल वाकई में एक इतना अच्छा सुंदर शहर है और ऐसा बना रहा है, इसीलिए चिंता हम आप व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं उनको ये समझना चाहिए कि उसको क्यों बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। आप कोई बना नहीं सकते तो बिगाड़िए मत, क्योंकि ये शहर जो है देश के चुनिंदा शहरों में से सबसे अच्छा शहर है और जिस गति से उसको बनाना था, मुझे लगता है गति बिगाड़ने की चल रही थी, बिगड़े ना। मुझे याद है कि जब इंदिरा जी भोपाल आई थी और भारत भवन का उन्होंने उद्घाटन किया था, उसके पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि भोपाल एक सुंदर शहर है, इसे और खूबसूरत बनाइए। तब से बड़ी कोशिश हुई थी, फिर भारत भवन भी बना, फिर वो शाहीन भी वहाँ मोती मस्जिद के मैदान में एक टावर खड़ा किया, उसके ऊपर एक पत्थर रखा, उस पर एक बाज को भी बैठाया था, शाहीन उसका नाम दिया था। सवाल है कि अब वो बातें भी नहीं बची जो कहे कि भोपाल को सुंदर बनाइए। अब चर्चाओं में भी नहीं बचा। अब भोपाल हो गया है रियल एस्टेट के हवाले, कारोबारियों के हवाले, जिसकी जहाँ मर्जी है इसको नोचिए, खसोटिए, और वो तो आप करें, लेकिन जो इलाके बहुत सुरक्षित हैं उनको भी बर्बाद करें। उसकी बर्बादी के भी इंतजाम शासन के स्तर पर हो रहा है, ये सबसे दुखद है। आज चर्चा की वजह भी यही थी। उम्मीद करते हैं कि जो सरकार के कर्ताधर्ता हैं, जो शहर के संवारने वाले हैं, मेयर से लेकर पार्षद तक की बात कर रहा हूँ मैं, समितियों तक की बात कर रहा हूँ, वो इसमें एक्टिव होंगे और कम से कम भोपाल को बचाएंगे और जो रहवासी इलाके वो सुरक्षित रहें। उसके अलावा आप शहर को जो मर्जी आया करें, झील को छोड़ दें, पहाड़ों को छोड़ दें, मैदानी इलाकों में जो करना उसको करें। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इसका सकारात्मक नतीजे आएंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। कमल जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका धन्यवाद और विकास जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।